साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन एक टेस्ट आयोजित किया था जिसका सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन है, वो बता रहा हूँ आपके सामने में। टोटल अपने पास में 15 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, पीवीसी का जो निर्माण है वो किस बहुलीकरण क्रिया द्वारा होता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीसी का निर्माण किस बहुलीकरण क्रिया द्वारा होता है। तो आप जानते हो पीवीसी आपका होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका निर्माण जिस क्रिया द्वारा होता है उसे कहते हैं योगात्मक बहुलीकरण क्रिया विधि या योगात्मक बहुलीकरण क्रिया द्वारा होता है। तो होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH ये आपका Cl और यहाँ पर क्या होगा, इसमें बहुलीकरण की क्रिया होगी। आप यहाँ पर कोई प्रोक्साइड भी काम में ले सकते हो। चलिए, तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी और वैलेंसी फ्री होने पर आपके क्या बनेंगे, ये बन जाएगा। और इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअल में जो क्रिया हो रही है इसी को क्या बोला जाता है, योगात्मक बहुलीकरण क्रिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन था, विद्युतरोधी उपकरण जैसे बिजली के स्विच बनाने में कौन से बहुलक का उपयोग किया जाता है। उसका नाम लिखना था। तो मैंने बोला था कि इसका उपयोग किया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, बेकेलाइट। और बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर होता है। तो यह एक थर्मोसेटिंग जिसको आप बोलते हो ताप दृढ़ बहुलक होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपने पास में, किसी एक ताप दृढ़ रेजिन का नाम लिखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ताप दृढ़ बहुलक या आपका ताप दृढ़ रेजिन होता है वो बेकेलाइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट था, उत्प्रेरक था, इसका रासायनिक सूत्र सबसे पहले तो ये कहाँ काम में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जहाँ HDPE करवाया था। HDP का मतलब हो गया हाई डेंसिटी पॉली एथीन, उच्च घनत्व पॉलीएथीन जहाँ करवाया था वहाँ HDP का निर्माण हो रहा था। चलिए, HDP के निर्माण में अपन कैटालिस्ट जो काम में लेते हैं वो लिया जाता है, आपको पता है, जिसको आप कहते हो जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का नाम लिखना था। और इस उत्प्रेरक की में दो है वो ग्रुप भाग लेते हैं, जिसमें आप क्या लिखते हो, एक तो R3Al ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और एक आपका TiCl4 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है और आपका कौन सह उत्प्रेरक का कार्य करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट के निर्माण में काम आने वाली एकलक इकाइयों के नाम लिखने थे आपको। तो बेकेलाइट का जो निर्माण था उसमें आपको एकलक इकाइयां कौन कौन सी थी वो काम में लेनी थी। तो देखो, बेकेलाइट से रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका मतलब बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखना दोस्तों, बेकेलाइट और बेकेलाइट का जहां निर्माण होता है उस अभिक्रिया को बोला जाता है, उसका एक विशेष नाम है, लिख लेना आप, लेडरर मोनासे अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोला जाता है लेडरर मोनासे अभिक्रिया। ये आप पढ़ोगे, जहां फिनोल वाला चैप्टर पढ़ोगे, फिनोल के द्वारा संघनन अभिक्रिया करवाई जाती है और उस संघनन अभिक्रिया के द्वारा आपका बनता है बेकेलाइट। तो दोस्तों, जो बेकेलाइट है इसमें दो यूनिट्स भाग लेती है। एक तो आपका HCHO जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड, और एक आपका भाग लेता है फिनोल। मामला क्लियर है। चलिए, इसमें कौन सी क्रिया होती है, संघनन बहुलीकरण की क्रिया होती है। अब आप जानते हो यह किस प्रकार की क्रिया द्वारा बनता है, संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनता है। चलिए, यहां पर जो बेकेलाइट में एकलक इकाइयां काम में आ रही है वो एकलक के आधार पर कैसी है। तो आप बता सकते हो कि बेकेलाइट में जो इकाइयां काम में आ रही है वो एकलक के आधार पर क्या है, सह बहुलक या जिसको आप बोल सकते हो विषम बहुलक।
चलिए इसके द्वारा क्या बनता है आपका, सबसे पहले बनता है यहां OH होता है, यहां CH2OH, और तो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पेरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपके बनते हैं। फिर आगे क्या होता है, ये बनाते हैं आपका नौलक, बनाते हैं। जो नौलक होता है वो कैसा बहुलक होता है, वो रेखीय होता है, और आगे जब क्रिया होती है तो उसके द्वारा क्या बन जाता है आपका, बेकेलाइट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, प्राकृतिक रबड़ है, उसकी एकलिक इकाई का नाम लिखना था और उसका रासायनिक सूत्र लिखना था। चलिए देखिए, प्राकृतिक रबड़ जानते हो, प्राकृतिक रबड़ की एकलिक इकाई है, इसका मतलब प्राकृतिक रबड़ आपका होता है आइसोप्रीन का घटक होता है, और आइसोप्रीन आप जानते हो C5H8N ये होता है। और इसमें क्वेश्चन था प्राकृतिक रबड़ की एकलिक इकाई, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आप उसको बोल सकते हो कि ये होता है आपका 2-मेथाइल 1,3 ब्यूटा डाइइन, 2-मेथाइल 1। चलिए ये होता है आपका 2-मेथिल 1,3 ब्यूटा डाइइन। स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन होती है। 2 नंबर पे क्या लगा होता है, मिथाइल समूह लगा रहता है। अब आपको पता है 1,3 ब्यूटा डाइइन है, इसका मतलब 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, आपके डाइइन लगी हुई है। चलिए ये आपका 1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि इधर आपका प्रतिस्थापित लगा हुआ है और इधर से चलेंगे अपन। चलिए तो यहां पर देखो 2 1 3 4 बॉन्ड बन गए। जिधर आपकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है वहां पर आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन एटम जोड़ने हैं 2, इसका मतलब 2 2 4। यहां पर क्या आएगा आपका, एक हाइड्रोजन एटम आएगा और आपका यहां क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां पर किसी प्रकार के हाइड्रोजन एटम लगाने की आपको जरूरत है नहीं, और यहां आप 2 हो गए, इसका मतलब क्या कर दोगे, CH2। अब देखना इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है, बहुलीकरण की क्रिया होती है। बहुलीकरण की जो क्रिया होती है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये जो रिवीजन क्लास मान के आप चल सकते हो। चलिए तो यहां पर क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और पाई बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन होगा और इसकी वैलेंसी यहां से फ्री होने पर होता है। वो दोबारा बता रहा हूं, देख लेना, कहीं उस क्लास में थे नहीं। चलिए अब क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां आपका CH और यहां क्या जाएगा आपका CH2, ऐसे वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और ये आपका क्या जाएगा, यहां N आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन, जो कि एक प्रकार का क्या होता है आपका नेचुरल रबर होता है, उसका पॉलीमर होता है। चलिए क्वेश्चन था PMMA का पूरा नाम बताना था और इसके स्ट्रक्चर आपको बतानी थी। चलिए दोस्तों, PMMA क्या होता है, इसको बोला जाता है पॉली मिथाइल मेथ एक्राइलेट। ध्यान रखना ये एक्राइलेट होता है। अब देखना क्या करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो स्ट्रक्चर में यहां एक मेथिल समूह है, कार्बन इससे जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, COOCH3 ये एस्टर लिंकेज होता है, इसको बोला जाता है पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, PMMA होता है दोस्तों आपका, और इसी को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है ल्यूसाइट, इसको ल्यूसाइट भी कहा जाता है। चलिए करते क्या है, इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, तो यहां पर आपको पता है वैलेंसी फ्री होगी ऐसे। अब वैलेंसी फ्री होगी तो अब आगे जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इसकी पॉलीमराइजेशन की क्रिया द्वारा बनेगी। CH2 CH3, यहां आपका आ जाएगा COOCH3, इधर वैलेंसी फ्री, इधर वैलेंसी फ्री। समझ गए। चलिए तो ये तो देखो मिथाइल मेथ एक्राइलेट बना आपका, इसका बनाना था पॉली, ये बन गया आपका पॉलीमिथाइल एक्राइलेट। आई बात समझ में, तो इसकी ये तो एकलक यूनिट हो गई, और ये क्या हो गया, इसका बहुलक बन गया। चलिए दोस्तों, और इसका दूसरा नाम होता है ल्यूसाइट। अगला क्वेश्चन था, रबड़ का वल्कनीकरण क्यों किया जाता है, तो मैंने बताया था कि रबड़ का वल्कनीकरण इसलिए किया जाता है कि ताकि रबड़ के जो भौतिक गुण हैं उनमें क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके। क्योंकि आपका जो रबड़ होता था उसमें एक तो प्रत्यास्थता क्या थी, इलास्टिसिटी कम थी, और उसमें एक भंगुर होने की क्षमता थी, आसानी से वो टूट रहा था।
और इसके अलावा विलायकों के प्रति क्या था, उसकी प्रतिरोधकता भी नहीं थी, इसलिए वहां पर क्या किया गया था, उसके भौतिक गुण थे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, उसको सुधारने के लिए उसका रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है। चलिए बात करते हैं प्राकृतिक रबड़ की ट्रांस समावेवी की संरचना बनाइए। तो मैंने आपको बताया था कि इसके दो प्रकार के समावेवी बनते हैं, एक आपका बनता है सिस और एक आपका क्या बनता है, ट्रांस बनता है। चलिए पता है सबको, तो मैंने बोला था सिस होता है और ये क्या होता है आपका ट्रांस। सिस होता है वो तो होता है आपका पूर्ण समकक्ष पॉली आइसोप्रीन, और ये जो होता है इसको बोला जाता है ट्रांस वाले को पूर्ण विपक्ष गट्टापार्चा। पूर्ण विपक्ष गट्टापार्चा इसको कहा जाता है। चलिए ये था, समझ गए, स्ट्रक्चर बना दोगे, कुछ नहीं करना है। ये जो डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो CH2 समूह है उनको आपको एंटी में लेने हैं, विपरीत लेने हैं। चलिए फिर क्या करना था, किसी ऐसे ओलक का नाम बताना था जिसमें पॉलीएमाइड बॉन्ड पाया जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आपका जो नाइलॉन 6,6 होता है उसमें जो लिंकेज होती है वो एमाइड लिंकेज होती है। इसी प्रकार यदि आपसे मान ले पूछ ले कि पॉलीएस्टर लिंकेज किसमें पाई जाती है, पॉलीएस्टर बॉन्ड किसमें पाया जाता है, तो बता दोगे डेक्रोन, आपका टेरिलीन जिसको आप कहते हो, आप जिसको कहते हो PET। चलिए अगला क्वेश्चन था PHBB का पूरा नाम लिखिए, लिख सकते थे PHBB, क्या लिखोगे, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो PHBB का पूरा नाम क्या था, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, और इसकी आपसे मोनोमर पूछे, एकलक इकाई पूछे तो आप बता सकते थे 3 हाइड्रोक्सी था ब्यूटेनोइक अम्ल और आपका 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन था नाइलॉन 6 के निर्माण की बहुलीकरण क्रिया का आपको समीकरण लिखना था। अब जानते हो नाइलॉन 6 का निर्माण होता है केप्रोलेक्टम से होता है। केप्रोलेक्टम में क्या होता है, यहाँ पर एक कोई कार्बोनिल समूह होता है आपका, और कार्बोनिल समूह होने के साथ साथ यहाँ पर एक एमाइड लिंकेज पाई जाती है, ये NH होता है यहाँ, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, आई बात समझ में। फिर मैंने बोला था कि इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देना है, इसकी एकलक इकाई का नाम क्या था, केप्रोलेक्टम। चलिए ऐसे बॉन्ड को तोड़ा तो CH2 का होल 5 NH बन गया। ये क्या बना आपका नाइलॉन 6। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, देखो CONH लिंकेज आपको दिखेगी, एमाइड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, PAN का पूरा नाम लिखिए और उसकी संरचना बनाइए। PAN को बोला जाता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो आपका नाइट्राइल, इसी को बोला जाता है PAN पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। चलिए देखना क्या बनता है, किससे बनेगा, एक्रिलो नाइट्राइल से बनेगा। और होता क्या है वो तो आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CN, आई बात समझ में। ये होता है आपका पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, इसी को बोला जाता है PAN पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। चलिए अब क्या करवाओगे इसमें, क्योंकि साइनाइड समूह होता है, इसका आईपीएस नाम जो आप देखते हो तो वो नाइट्राइल के रूप में लिखा जाता है। इसमें वैलेंसी फ्री होगी, इसे वैलेंसी फ्री होने पर क्या बनेगा, CH2 CH CN, आई बात समझ में। ऐसे पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन ये था, उसकी संरचना बनानी थी, तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको बोला जाता है ओरलोन। क्या बोला जाता है, ओरलोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करवाने के लिए इसकी क्रिया किसके साथ करवाई जाती है, तो आप सल्फर एटम ले सकते हो और ये एसिड, सल्फर या एसिड काम में ले सकते हो। इसके अलावा आप ले सकते हो H2Cl2 भी लिखा जा सकता है काम में, ध्यान रखना। तो अपन ने तो क्या करवाते, सल्फर के साथ क्रिया करवाते हैं, इसके अलावा एसिड भी काम में लिया जा सकता है।
H2Cl2 भी काम में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एलडीपी का निर्माण करवाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है एलडीपी का मतलब हो गया लो डेंसिटी पॉलीएथीन, और उसके निर्माण में जो काम में लिया जाता है उसे आप ले सकते हो पेरोक्साइड की उत्प्रेरक में क्रिया करवाते हैं। कोई भी कार्बनिक पेरोक्साइड लेना है आपको और उसके साथ में क्रिया करवानी है, जैसे आपका क्या है, ये एथीन है। एथीन में बहुलीकरण की क्रिया होगी, क्या बन जाएगा आपका? पॉलीएथीन बन जाएगा। तो ये बात अपन ने कर ली इस पूरे क्वेश्चन पेपर की। चलिए दोस्तों, यदि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसको अपने यार दोस्तों में अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।